नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर जून का सिंह राशि का राशिफल। हम बात करेंगे सिंह राशि के लिए और सिंह लग्न दोनों के लिए। लग्न का मतलब अगर आपके पहले भाव में से 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है। अगर आपका चंद्रमा जहाँ पर 5 नंबर है वहाँ पर है तो आपकी सिंह राशि है। अंतर सिर्फ इतना होता है, चंद्रमा मन से हो जाता, चंद्र से हम मन, हंसी, खुशी, गम कैसा हमारा महसूस होगा, कठिन समय होगा। कठिन मतलब मन के लिए कठिन, मन के लिए दुखदाई, मन हर्षित होना। तो मन कैसा महसूस करेगा, आप अपने वाहन से कितना खुश हैं। अब वो वाहन मर्सिडीज भी हो सकता है और वो कुछ और भी हो सकता है, पर आपसे उससे खुशी कितनी हो रही, उससे आनंद आपको कितना मिल रहा है, वो तो मन महसूस करेगा। और लग्न से होगा क्या वास्तव में है, वास्तव में कैसा है। आप हो सकता है उससे आनंद महसूस ना करें, पर वो लग्न बताएगा और लोग किस तरह से उसको देख रहे हैं, इसको आरुद्ध लग्न बताते हैं। तो हम बात करेंगे लग्न से और चंद्रमा से। अगर हम आपकी कुंडली को देखें तो इस तरह की दिखती है। ये कुंडली आपके 10वें भाव में सूर्य हैं जो करीब 14 तारीख तक रहेंगे और साथ में शुक्र हैं। 10वें के शुक्र बहुत अच्छे नहीं माने जाते, पर यहाँ पर वो एक महान महापुरुष योगा, मालव्य योगा में है, जो कि लग्जरी और हैप्पीनेस, मतलब कि भौतिक सुख जितने भी हैं, गाड़ी, बंगला और अच्छी वाइन, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, यात्राएं, कंफर्ट, ऐश आराम, भोग वासना, जो भी भौतिक सुख हैं, अच्छी हवा, अच्छा पानी, सब कामनाएं, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, सबको देने वाला शुक्र आपके 10वें स्थान में मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठा है। इसके साथ ही सूर्य का 10वें में घर में आना हमेशा अच्छा माना जाता है। बहुत से लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको नहीं पता कब आपको नौकरी के लिए ट्राई करना है या कब आपको किसी अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, अपना इंटरव्यू के लिए जाना है, तो जब आपके सूर्य 10वें में आते हैं तब आप चाहें। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि महीना गोचर के नज़रिए से तो बहुत अच्छा है आपके लिए। धन, मान, संपदा और पदोन्नति, अगर आपकी नौकरी बाय चांस कोरोना की वजह से किसी संकट में है तो आपको फिर से नौकरी मिलना, आपकी पदोन्नति होना, ये गोचर के नज़रिए से तो लगभग तय लगता है। पर अब बात आती है आपकी जन्म कुंडली की। कभी मत भूलिएगा कि गोचर वही दे सकता है जो जन्म कुंडली में लिखा हुआ है, जो योग आप बनाकर लेकर आए हैं। किस जन्म नक्षत्र में आपका पैदा हुआ है, नक्षत्र का स्वामी कहाँ पर है, महादशा किसकी चल रही है, महादशा का स्वामी कहाँ पर है, नक्षत्र के स्वामी, महादशा के स्वामी में कौन सा रिलेशन है, बहुत सारी बातें हैं। तभी तो जब बच्चा पैदा होता है तो घड़ी लेके बैठे रहते हैं कि भाई कब पैदा होगा, तो किस महीने में पैदा हुआ, किस दिन पैदा हुआ, उस दिन में भी रात में या दिन में पैदा हुआ, किस समय पैदा हुआ, किस घड़ी में पैदा हुआ, किस क्षण में पैदा हुआ, सबका महत्व है। तो गोचर से आप एक आइडिया हो सकता है कि किस तरह का माहौल रहेगा सिंह वालों के लिए। वो सिंह वाला कोई व्यक्ति साधारण भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, अमीर भी, करोड़पति भी, खरबपति भी, माहौल मिलता जुलता रहेगा। तो उस माहौल में किस तरह हमको रिएक्ट करना है, क्या हम सावधानी बरतें ताकि हम इस जो हमारे लिए यूनिवर्स लेके आ रहा है, जो ब्रह्मांड लेके आ रहा है ये एनर्जी, उसका हम अच्छा उपयोग कर पाएँ। अपनी जो भी हमारी क्षमताएं हैं उनके अकॉर्डिंग में हम उसका अच्छा उपयोग कर पाएँ, कुछ आगे बढ़ पाएँ, कुछ गलतियां कम करें, कुछ धर्म के मार्ग पर ज़्यादा बढ़ पाएँ। तो उसके लिए होता है गोचर का फल। बाकी तो ये धन ही धन दिखा रहा है। अगर किसी की ऐसे कुंडली हो तो भाई देखिए, 10वें का स्वामी 10वें में, वो भी शुक्र, वो भी मालव्य योग। शुक्र की तुलना माता लक्ष्मी से की गई है, तो माता लक्ष्मी तो सारे धनों को देने वाली हैं। तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, स्टार्स, एक्टर्स, बिजनेसमैन, बहुत ही ऊंचे व्यक्तियों की कुंडली में इस तरह के अच्छे योग होते हैं।
यहाँ पर देखिए आप, लग्न का स्वामी दसम में, बहुत बढ़िया, दसम का स्वामी दसम में, तो कार्य के थ्रू, मेहनत के थ्रू, कर्म के थ्रू, वो भी किसी एक्टिंग में, चित्रकारी में हो सकता है, मेडिसिन में भी हो सकता है, आर्ट में हो सकता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ऊपर जाएगा अगर जन्म कुंडली में हो। अगर किसी का जन्म होता है इस महीने तो उसमें फिर उसमें चंद्रमा भी देखा जाएगा, पर ओवरऑल कह रहा हूँ मैं। 11वें स्थान का स्वामी 11वें भाव में है, वो भी राहु के साथ। 11वें स्थान का राहु बहुत बढ़िया है। अगर किसी का जन्म का हो तो पैसा भर भर के देता है, पर थोड़ा लेट, 40 के बाद, 42 के बाद देना शुरू करता है, पर जब देता है तो फिर बहुत ज़्यादा देता है। शुरू में थोड़ा टफ रहता है, थोड़ा संघर्ष रहता है, पर बाद में बहुत देता है। बड़े भाई से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकता है ये राहु। यहाँ से आपके वाणी का थोड़ा ध्यान रखना होगा। बुध के साथ राहु जड़ योग बना रहा है, तो वाणी में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है कभी कभार लोभ के कारण, क्योंकि बुध जो है एक राजसिक ग्रह है और एक राजसिक राशि अपनी ही राशि मिथुन राशि में है, तो लोभ को बढ़ाते हैं व्यक्ति में, लालच को बढ़ाते हैं, धन के प्रति आकर्षण को बढ़ाते हैं। बुध युवराज हैं, मन को थोड़ा बहकाते भी हैं इधर उधर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बुद्धि को एक दिशा में रखना है, मन को स्थिर रखना है और वाणी को मीठा रखना है, अच्छा रखना है। वाणी बोलने से पहले सोचना है, और लालच में ना, लालच उसके मूल से, आसक्ति के मूल से आपकी वाणी नहीं होनी चाहिए। आपकी वाणी करुणा के, परोपकार के, किसी अच्छे उद्देश्य के लिए होनी चाहिए। तो खुद ब खुद इस राहु की रेमेडी हो जाएगी अपने आप ही, अगर आप इन अच्छी बातों का ध्यान रखेंगे। और इससे आपका कर्म भी सुधरेगा, और कर्म सुधरता है तो भाग्य बनता है। आज भी जो रिजल्ट आ रहा है, आज भी जो गोचर लेके आ रहा है, वो आपके कर्मों का फल है, और अब जो करेंगे उसका आगे मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ें। आपको अपना गोल पता होना चाहिए बढ़ने के लिए। सही दिशा कैसे पता लगे? सही दिशा में बढ़ें तो कहाँ बढ़ें, किस दिशा में बढ़ें? सही दिशा तो उसी को पता है जिसे अपना गोल पता है, जिसे अपना गंतव्य पता है कि जाना कहाँ है। फिर उसे ये भी पता है कि अगर वहाँ जाना है तो क्या रास्ता हो सकता है। अगर उसे रास्ते का आइडिया है तो उसे तो ये भी पता है क्या कठिनाई हो सकती है और क्या परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले तो गंतव्य हो तो रास्ते का पता लगे, फिर रास्ते से ये भी पता लगे कि इस पर जाने में क्या कठिनाई हो सकती है। अगर धर्म के रास्ते से जा सकता है तो जाइए, अगर नहीं जाया जा सकता तो ऐसे गंतव्य को छोड़िए, ऐसे गंतव्य को छोड़िए, क्योंकि वो आपको आपके मूल गंतव्य से दूर ले जा रहा है। आपका मूल गंतव्य स्वयं को जानना, लोगों का अच्छा करना, भलाई करना, इस प्रकृति में कुछ ना कुछ अच्छा देना है, ताकि अच्छा आपके पास आए या ना आए, आपको अपनी तरफ से देना है, बाकी लौट के तो आएगा ही। ये तो कर्म का विधान है, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल ईश्वर देता है। पर आपको कर्म इसलिए नहीं करना है कि वो आपके पास लौट के आएगा, तब तो फिर वो आसक्ति युक्त कर्म हो गया और उसका रिजल्ट थोड़ा दुख ही देता है। तो ये चीज़ जरूरी है। अगर हम यहाँ से ग्रहों की बात करें, देखिए हमने शुक्र की बात करी, बहुत बढ़िया, पैसे के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, उच्च पद देने वाला है। आपके महिलाओं के थ्रू, महिलाओं से आपको लाभ हो सकता है। हालांकि जब सूर्य के बहुत पास रहेगा, कम्बस्ट रहेगा, तो आपकी पत्नी से, आपके पति से, आपकी प्रेमी से, आपके प्रेमिका से थोड़ा सा आपको दूर ले जाने की कोशिश कर सकता है। खासकर कि शुरुआत के दिनों में मंगल यहाँ पर रहेंगे 18 तारीख तक। तो जब तक मंगल सप्तम में है तो पति पत्नी के बीच थोड़ा सा मनमुटाव, प्रेमी प्रेमिका के बीच थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। आपके अंदर थोड़ा गुस्सा, थोड़ा अधैर्यता रह सकती है, क्योंकि मंगल सीधे सीधे आपके लग्न को देख रहे हैं, और मंगल का स्वभाव गर्म होता है, अधैर्यता होती है, चंचलता होती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है, जब तक वो यहाँ पर है, शुक्र पर पड़ रही है, जो कामुकता को बढ़ाएगी, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाएगी। कामुकता कोई बुरी चीज़ नहीं है, कामना कोई बुरी चीज़ नहीं है। जो हम इंजॉय करते हैं, लोग उसका कभी कभी गलत मतलब निकाल लेते हैं। हम खाना इंजॉय करते हैं, हम स्वच्छ हवा इंजॉय करते हैं, हम अच्छा कपड़ा इंजॉय करते हैं, हम हर वो चीज़ जो इंजॉय करते हैं उसको एक तरह से उसका आनंद लेते हैं, तो आनंद जो है वो शुक्र है। शुक्र की जो उच्चतम आनंद है वो तो ईश्वर की ओर ले जाता है। आपने सुना होगा चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम, ईश्वर
आत्मा साक्षात आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ना ज्ञान का ना आनंद का कोई रूप नहीं है, पर है भी। इसीलिए ईश्वर शब्दों से परे है, अंकों से परे है। तो शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखना है जब तक कि मंगल शुक्र को देख रहे हैं। इसके साथ साथ गुरु की दृष्टि शुक्र पर है, तो धन आएगा, पैसा आएगा, भौतिकता के सुखों में वृद्धि होगी, कार्य में वृद्धि होगी। एसी, गाड़ी, कंफर्ट की चीज़ें, आईफोन, जो भी हाई स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं वो सब शुक्र है। आर्ट, इंडस्ट्री, आपके मॉडल्स, चित्रकार, खूबसूरत चीज़ें, किसी चीज़ में खूबसूरती लाना, डिज़ाइनिंग, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप इस फील्ड में हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। शुक्र यहाँ पर काफ़ी टाइम तक रहने वाले हैं, पर वो रेट्रोगेट रहेंगे, उस टाइम थोड़ा संभल कर रहना है। और वो रेट्रोगेट रहेंगे आपके 13 मई से 24 जून तक। तो 24 जून मतलब पूरे जून तक ही रेट्रोगेट हैं। तो रेट्रोगेट से क्या होगा? रेट्रो का मतलब होता है वक्री, जो सीधा ना हो, जो वैसा ना हो जैसा होना चाहिए। तो थोड़ा सा जिन लोगों का जन्म से वक्री होता है उनकी चॉइस अलग होती है आनंद की, उनकी चॉइस अलग होती है प्रेम की, उनकी चॉइस अलग होती है कोई भी चीज़ करने की। उनको कुछ और ही पसंद होता है दुनिया से हटके, थोड़ा सा अलग। ये भी होता है। और उनके जीवन में जो रिश्ते नाते जो आते हैं, अक्सर की प्रेमी प्रेमिका जो आते हैं वो पहले जन्म के हो सकते हैं। कई बार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खर्चीले हो सकते हैं या फिर कंजूस हो सकते हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं। रेट्रोगेट में भी बकरी अगर एक गोचर में आया है तब भी थोड़ा सा अलग सा रुख देगा सुंदरता के प्रति। आपको हो सकता है पुरानी चीज़ें याद आने लगें, पुरानी पिक्चर, पुराने दोस्त, कोई पुरानी आपकी फ्रेंड या आपका पुराना फ्रेंड आपसे संपर्क करे, आपका पुराना एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई अगर आपसे रूठ गया है वो वापस आ सकता है पुराना, या फिर नया भी कोई आएगा या आएगी तो ऐसी या ऐसा जिससे आपको लगेगा जैसे आप इससे पहले से जानते हो, क्योंकि पहले जन्म का कोई रिलेशन हो सकता है। खास करके अगर शुक्र आपका जन्म उसमें भी, जन्म कुंडली में भी रेट्रो है, बकरी है। इस वक्त कई बार लोगों के झगड़े भी हो सकते हैं, थोड़ा सा रिलेशन में कुछ अप एंड डाउन्स आ सकते हैं कि उतार चढ़ाव, क्योंकि वक्री है ना, नॉर्मल नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद भी ये यहीं पर रहने वाले हैं, तो ओवरऑल तो ये अभी आपको काफ़ी कुछ देकर जाएंगे, जुलाई तक शायद यहीं रहेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। बुध की बात की जाए तो बुध 11वें भाव के स्वामी 11 में ही है, तो लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी, कुछ ना कुछ जो इच्छाएं आपकी हैं वो पूर्ण होंगी। अभी इच्छा शादी होने की हो सकती है, बच्चा होने की हो सकती है, कैरियर जॉब में ऊपर उठने की हो सकती है, कोई ना कोई इच्छा आपकी पूर्ति होगी। आपको आपसे यंग लोगों से, अपने बड़े भाई से, आपके दोस्तों से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। उनकी सलाह, उनका साथ आपके काम का होगा। यहाँ पर गुरु और शनि की अगर बात की जाए तो शनि 6ठे स्थान में अच्छा होते हैं गोचर में, चंद्रमा से भी और लग्न से भी। गुरु का छठे में उतना अच्छा गोचर नहीं है, तो बच्चों का खास ख्याल रखना है। आपकी स्टडीज़ थोड़ी सी सफ़र कर सकती है, स्टडी में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। गुरु भी बकरी हैं, शनि भी बकरी हैं, तो आपका टीचर्स के प्रति, गुरुओं के प्रति थोड़ा सा नज़रिया बदलेगा। और अगर आपके जन्म के गुरु हैं तो आपका अलग नज़रिया है ही पहले से, विद्या के प्रति, लोगों के प्रति आपकी एक अलग सोच है। वो सोच नहीं है जो सभी की है, अक्सर लोगों से आपकी सोच मैच नहीं खाती, आप कुछ स्पेशल हैं। इसमें अच्छाई बुराई की कोई बात नहीं है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे गुरु के बारे में। अगर गुरु आपका बचपन से वक्री है तो गुरु के जो भी कारकत्व हैं उनका आपका अलग ही नज़रिया होगा, धन को देखने का, धन को, बच्चों को, विद्या को, गुरु को, आपका थोड़ा सा अलग ही नज़रिया होगा इन चीज़ों में। गुरु से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अच्छा गुरु मिलने में या तो थोड़ी मुश्किल होगी, या फिर आपको कोई गुरु ऐसा मिलेगा जिसकी आप पहले जन्म से थोड़ी सा कोई रिलेशन रहा हो। तो वक्री में भी यही चीज़ें थोड़ा थोड़ा आएंगी, खासकर आएंगी अगर आपका खुद का गुरु भी वक्री है। शनि वक्री हैं तो वृद्ध लोगों के प्रति, कार्य के प्रति, किस तरह से व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, और शनि से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, मृत्यु, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, इन सब के प्रति आपका नज़रिया थोड़ा सा अलग रहेगा। शनि से जुड़ी हुई चीज़ें
मजदूर जो होते हैं, आपके घर में कोई नौकर जो काम करता है, वो ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो जिसका भी पहले जन्म से आपका कोई रिश्ता रहा हो। खास करके अगर वो रेट्रोग्रेड है आपकी जन्म कुंडली में, तब तो बहुत हद तक आपके जो नौकर आएंगे वो ऐसे व्यक्ति होंगे जो कभी ना कभी आपसे रिलेशन में रहे हों। अब ये इस पर डिपेंड करेगा वो किस नक्षत्र में है कि वो आपका कौन रहा है पिछले जीवन में, इसका थोड़ा आइडिया लगाया जा सकता है। ठीक इसी तरह गुरु का भी लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर शनि अनुराधा में है तो ऐसा व्यक्ति आपका कभी डिवोटी रह सकता है, आपका कोई शिष्य रह सकता है, इस तरह का संभावना होती है। तो यहाँ बैठकर ये गुरु शनि जो बारे में भाप कर देख रहे हैं तो थोड़ा खर्चा ला सकते हैं अचानक से। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा पुण्य दान खुद ही करते रहें। गुरु की दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो धन के आगमन के जो सोर्स हैं, जो जिन सोर्सों से, जिन स्रोतों से धन आ सकता है वो बढ़ सकते हैं, उसको गुरु अवश्य बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर गुरु नीच के जरूर हैं पर उनका नीचत्व तो भंग हो रहा है। और ये पंचम के स्वामी हैं गुरु, शनि छठे के स्वामी हैं। पंचम और छठे के स्वामी जब एक साथ बैठते हैं तो संख योग का निर्माण करते हैं। कंपटीशन में आपकी अगर कोई ऐसी चीज़ है कि हाँ भाई किसी से आपकी कोई कौन पहले आएगा, कौन आगे निकलेगा, तो संख योग उसमें सहायता करता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है संख योग। वो लोग किसी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनका मन लगेगा विद्या में। अगर गुरु अकेले यहाँ होते और संख योग नहीं बना रहे होते तो थोड़ा सा तब थोड़ा सा ज़्यादा वो था। अब संख योग है तो शनि मदद कर रहे हैं उनकी। एक संख योग का बड़ा महत्व है ज्योतिष में, अकेले गुरु का अलग महत्व है। अब दोनों मिल गए तो संख योग बन गया है, तो अच्छा है। पर फिर भी बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि गुरु शनि दोनों ही वक्री हैं। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके अर्थ भाव पर, अर्थ त्रिकोण दशम भाव पर आ रही है, तो कार्य को बढ़ाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कार्य बढ़ेगा। पर यह है कि इससे आगे चल के आपको थोड़ा लाभ ही होगा। अगर मंगल की बात करें, जब मंगल यहाँ थे तो उनकी 4थी दृष्टि की हमने बात की, लग्न पर दृष्टि की बात की, इस पर दूसरे भाव पर दृष्टि की बात नहीं की। तो घर में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो सकती है। आपके घर में जो सदस्य हैं, आपकी वाणी थोड़ी अधैर्यपूर्ण हो सकती है, थोड़ा गुस्सा आपको कभी आ सकता है जब तक मंगल यहाँ पर हैं 17 तारीख तक। 18 तारीख से जैसे ही मंगल यहाँ आते हैं थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखिएगा। अगर आपको कुछ ऐसी बीमारी है पेट की, बवासीर की या इस तरह की कुछ बीमारी है तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अक्सर वृद्ध लोगों को ही ऐसा होता है तो उनके लिए ध्यान है। यहाँ से इसकी मंगल की सीधी दृष्टि आपकी वाणी पर, भोजन पर पड़ रही है, तो भोजन ताज़ा अच्छा हल्का लें, भोजन का ध्यान रखें, पानी शुद्ध पिएं। ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। वैसे तो मंगल गुरु की राशि में है तो अपने मित्र की राशि में है तो इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है, पर फिर भी मंगल यहाँ पर आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य का स्वामी अगर अष्टम में जा रहा है तो भाग्य में थोड़ी सी कमी लाएंगे, चीज़ें उतनी आसानी से नहीं होंगी। पिता की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है। मंगल आपके चतुर्थ के स्वामी भी हैं, तो चतुर्थ का स्वामी जाए तो माता और पिता दोनों की ही सेहत का ख्याल रखना है। इससे आपका भाग्य भी बढ़ेगा और आपको कार्य में, बिजनेस में, सब में जो है उन्नति भी मिलेगी। सास ससुर के साथ जो संबंध हैं उनमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि आपके सास ससुर से आपको लाभ हो सकता है, अचानक से कोई धन मिल सकता है, जैसे कि लॉटरी लग जाना, बीमे का पैसा मिल जाना, गड़ा हुआ धन मिल जाना। अब गड़ा हुआ धन आजकल मुश्किल है, पर फिर भी योग तो ऐसे हैं। अष्टम जो भाव है वो गड़े धन को, बीमा को, इन सब को दिखाता है। इसके साथ साथ अष्टम भाव हिडन चीज़ों को, छुपी हुई चीज़, छुपे हुए टैलेंट, हमारे अंदर की जो दुनिया है, समाधि है, चक्र मेडिटेशन है, ये सब जो बातें समझ में नहीं आती, जो बातें हैं भी और नहीं भी हैं, भूत वगैरह हैं। भूत वगैरह ज़्यादा 12वें भाव से हैं, पर अष्टम का भी 4-8 वार है, मोक्ष त्रिकोण है, तो मोक्ष से भी अष्टम का ताल्लुक है। इसके साथ साथ अष्टम भाव का विदेशों से भी ताल्लुक है। जिसका अष्टम भाव भारी होता है वो लोग जन्म स्थान से दूर विदेशों में अक्सर तरक्की करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर विदेश वाले भाव से हम गिनना शुरू करें जो कि 12वां भाव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वां भाव आता है, भाग्य का भाव आता है। तो ऐसे लोग अगर दूर जाएं जन्म स्थान से तो उनको तरक्की मिलेगी। ऐसे लोग अगर किसी ऐसे प्रोफेशन में जाएं जो थोड़ा सा अलग है, जैसे कि ज्योतिष,
जैसे कि योगा मेडिटेशन के टीचर, कुछ ना कुछ ऐसा जैसे चक्रा मेडिटेशन, कुंडलिनी, इसमें उनका मन भी लगेगा और इससे उनको धन भी आएगा और इसमें वो वास्तव में कुछ करके दिखा पाएंगे। अगर शुभ दृष्टि हुई तो बहुत ज्ञान देने वाला हो जाता है, अष्टम ग्रह अध्यात्म की तरफ ले जाता है। अगर अशुभ दृष्टि हुई तो व्यक्ति फिर ढोंग वाला हो सकता है, मतलब कि कार्य को उतना जानेगा नहीं, दिखाएगा ज़्यादा और उसके थ्रू धन कमाएगा। अगर शुभ दृष्टियाँ हैं तो वास्तव में वो उस चीज़ को जानना चाहेगा। हालांकि पूर्णतः कोई भी इन चीज़ों को जान नहीं पाया, इसीलिए तो अष्टम की चीज़ें हैं, गहरा रहस्य है, पर काफ़ी हद तक वो व्यक्ति उन चीज़ों को समझना शुरू कर देगा और उसके थ्रू लोगों को हील करेगा, सहायता करेगा, उनकी अच्छाई करेगा। तो ये कोई भी घर बुरा नहीं है, उस पर अच्छे घरों की दृष्टि होनी चाहिए तो उस घर के शुभ फल मिलते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में कहीं अष्टम में घर हैं, 12वें में है, 6ठे में है और आपको ऐसा कहा गया है कि भाई ये तो अनिष्ट वाले भाव हैं, 6, 8, 12, या फिर तो बुरे भाव हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बुरे हैं, एक है उसका ऐसा नहीं है, पर पूरी कुंडली देखना होता है तभी आप कह सकते हैं। मैंने बहुत सारे मल्टी मिलियनियर के कुंडलियों में अष्टम भाव भारी देखा है, बहुत सारे। कुछ उदाहरण दे देता हूँ सबके, तो जिन्हें आप जानते हो, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी हैं, ओशो रजनीश हैं, और भी बहुत सारे हैं, पर 2 को सब जानते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अष्टम इज़ नॉट बैड हाउस, 6th हाउस ऑल्सो इज़ नॉट बैड। 12वां तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा है। आजकल के टाइम में, पहले थोड़ा वो माना जाता था कि फ़ॉरेन का है, अब पहले तो फ़ॉरेन कोई जाता था तो उसको थोड़ा यही समझते थे कि भाई घर छूट गया, दूसरी जगह चला गया। आजकल कोई फ़ॉरेन जाता है तो थोड़ा और अच्छा ही मानते हैं यार कि वो फ़ॉरेन में है, फ़ॉरेन, तो उस तरह से। तो 12वां घर भी अच्छा है। तो 12वें घर पर जो गुरु शनि की दृष्टि बढ़ रही है, ये आपको फ़ॉरेन से लाभ देगी। अब कोरोना की वजह से, अब जो समस्या चल रही है उसकी वजह से अब ये नहीं हो पा रहा है, पर अगर आप फ़ॉरेन में हैं, अगर आपका फ़ॉरेन से बिजनेस है, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो ये वक्त गजब का है आपके लिए, फ़ॉरेन यात्राओं के लिए, फ़ॉरेन जाने के लिए, वहाँ से कुछ नॉलेज प्राप्त करने के लिए, पैसा कमाने के लिए भी। अब ये सब जो चल रहा है दुनिया में, ये सब बंद, ये सब चलता रहेगा। ये समस्या इतनी सॉल्व होने वाली नहीं है। बहुत से ज्योतिषी कह रहे थे ना कि मई के बाद आएगी, जाएगी। मैंने कहा था, मैंने भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था सितंबर के बाद, सितंबर, अक्टूबर भी हो सकता है, नवंबर भी हो सकता है, तो तब तक ही जाएगी शायद। एक ही वीडियो बनाया था मैंने, और हो सकता है उसके बाद भी जाए, क्योंकि भाई ब्रह्मा के अलावा भविष्य को पूर्णतः कोई नहीं जानता, सत्य तो यही है। अब देखिए, अब ये सब चल क्यों रहा है, क्योंकि देखिए शनि वक्री, गुरु वक्री, शुक्र वक्री, बुध वक्री, नेपच्यून, प्लूटो वक्री, और ये ग्रहण वगैरह जो पड़ रहे हैं, इसकी वजह से सब ये सही है। हमने सभी ग्रहों की बात की क्या? हमने राहु की बात की कि बहुत अच्छे, 11 में के राहु अच्छे हैं। यहाँ से उनकी दृष्टियाँ देख लेते हैं। वाणी को थोड़ा वो बिगाड़ रहे हैं, उसका ख्याल रखना है। 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव पर है। छोटे भाई से संबंधों को ध्यान रखिएगा। वाणी को अपना थोड़ा मधुर रखिएगा। अपने पड़ोसियों से थोड़ा झगड़ा करा सकते हैं। बच्चों का मैंने बताया कि बच्चे थोड़े नॉटी हो सकते हैं, आपकी बात हो सकता है कम सुने, कम ध्यान दें आपकी बातों को, तो आप उन्हें ज्ञान से समझाइएगा। राहु और जो केतु हैं वो सूर्य मतलब ताकत, चंद्र मतलब इमोशन या प्यार से काम नहीं आते हैं, ज्ञान से आते हैं। अगर आप उनको बताएंगे ऐसा है इसलिए करना है, तो गुरु में वो क्षमता है जो राहु को कंट्रोल कर सकती है। तो गुरु ज्ञान, विजडम से उन्हें समझाइए। राहु की दृष्टि जो है सप्तम पर भी आ रही है, तो अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, अपने प्रेमी के साथ गलत फहमी ला सकते हैं राहु, बिना बात की बात। राही का पहाड़, जो कुछ है नहीं उस पे शक के ऊपर ना शक ना करें, विश्वास रखें अपने प्रेम पर, अपने प्रेमी पर, और छोटी मोटी बातों पे झगड़ा ना करें, क्योंकि राहु ऐसे ही कराते हैं, फालतू की बात पर ही वही, मतलब कोई बात है ही नहीं खास, वैसे ही उसने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, फिर वो और बात पड़ गई और ईगो पे ले लिया, पता लग रहा लड़ाई की, और कई बार तो लोग अलग तक हो जाते हैं और पता चला कि वो बात जो हुई थी वो कोई बात थी ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु ऐसी ही बात कराते हैं। तो हमने सब की बात की, मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा त्यौहार की बात कर लेते हैं। अगर किसी का मंगल अच्छा नहीं है तो संकष्टी का व्रत कर सकते हैं। 8 जून और
24 जून को विनायक जयंती है। मंगल अच्छा नहीं मतलब कि एक तो कमज़ोर है, उतना शुभ नहीं है, पहले 12 में, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें भाव में बैठा है। तो ऐसे व्यक्तियों को संकष्टी का व्रत करने से, गणेश जी का व्रत करने से, विनायक जयंती का, विनायक चतुर्थी का जो है व्रत करने से, हर चतुर्थी का व्रत भी कर सकते हैं, अच्छा रहता है। हनुमान जी का व्रत करें तब भी अच्छा रहता है। किसी का चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो 3 तारीख की 18 तारीख का प्रदोष व्रत है। इसमें शिव जी की पूजा की जाती है। शिव तो खुद ही आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, साक्षात परमेश्वर हैं। तो चंद्रमा स्ट्रांग होता है, मंगल भी स्ट्रांग होते हैं। अब क्या स्ट्रांग नहीं होता, शिव जी की पूजा करेंगे तो सबके लिए अच्छी है। इसी तरह से विष्णु जी की पूजा, एकादशी का व्रत है, 2 जून की निर्जला एकादशी, 17 जून की योगिनी एकादशी। जो विष्णु भक्त हैं, जिनका बृहस्पति कमज़ोर है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, धन की प्रॉब्लम है, तो उसमें खासकर विष्णु जी की भक्ति की जाती है। वैसे तो हर चीज़ में विष्णु जी की भक्ति की जा सकती है। शनि के लिए माता काली की पूजा की जाती है, मंगल के लिए शिव जी की पूजा की जाती है, राहु केतु के लिए कृष्ण की पूजा की जा सकती है, श्री कृष्ण की, शिव जी की पूजा की जा सकती है। अब किसी एक की पूजा कीजिएगा, उसको मन में बसा लीजिएगा, वो आपके धड़कन में बसने चाहिए, आपके इष्ट। आप पूजा गणेश जी से शुरू कर सकते हैं, शिव जी और पार्वती माता की पूजा साथ में करते हैं, पर आपके जो इष्ट हैं वो आपके धड़कन में बसने चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि वो ही सब कुछ हैं, उन्हीं के सारे रूप हैं। जैसे भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि शिव भी मैं ही हूँ और ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। और जो कुछ कहते हैं कि हाँ वो ब्रह्मा नहीं है, वो शिव नहीं है, और हम, उनको गीता समझ में आई नहीं है। ईश्वर एक ही है, वही सर्वज्ञ है, हर जगह वही है, उसके अलावा कोई और नहीं है। यही कारण है कि जब गीता में की बात होती है तो वो कहते हैं कि कृष्ण से सब कुछ शुरू हुआ है। अगर माता के जो भक्त हैं उन पे जाएंगे तो स्वयं माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की है। अगर शिव पुराण को पढ़ेंगे तो उनसे ही सब कुछ आया है। तो सोर्स एक ही है। अब जिसके जो भक्त हैं उसको सर्वमान मान के और दूसरों को भी उतना ही सम्मान दे के आप चलेंगे तो फायदा हो पाएगा। जैसा कृष्ण ने कहा है, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, तो शिव में भी कृष्ण ही दिखें और कृष्ण में भी शिव ही दिखें, तब बात बनेगी। और जो रेमेडीज हैं, जो दान पुण्य करते हैं, वो सच्चे मन से, प्रेम से और दूसरे की अच्छाई के लिए किए जाने चाहिए, ना कि अपने लाभ के लिए। इसलिए नहीं कि जैसा कि होता है, गाना सुना है कि तुम 1 पैसा दोगे वो 1000 देगा। तो इसलिए नहीं कि आप दे रहे हैं और गिन रहे हैं भाई वापस आएगा, इसलिए कि आपको हमदर्दी है, आपको प्रेम है, आपको करुणा है। तो फिर मंत्रों का भी असर होगा और रेमेडी का भी असर होगा। तो ये था मेरी तरफ से थोड़ा सा, अगले महीने में क्या हो सकता है, क्या सावधानी बरतें, जो रेमेडी करते हैं उसमें किस तरह से करनी चाहिए, जो उसका ज़्यादा से ज़्यादा असर ले पाएँ। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, इंसान से गलती होती ही है। अगर जो कुछ पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो बेल बटन है, घंटी वाला जो बटन है, उसको दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैंने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया है अपना इंस्टाग्राम का, फेसबुक का। आपको पसंद हो तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।